फार्माकोग्नोसी में बच्चों कल हमने पढ़ा था एलर्जी। किसी को याद है एलर्जी में क्या पढ़ा था हमने? जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए रिपीट करें दोबारा से। एलर्जी बेटा ऐसे है कि मेरी बॉडी पे कोई चीज इफेक्ट करे और मेरी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है? उसके रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी के अंदर डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज आना शुरू हो जाए, कोई डिसऑर्डर आना शुरू हो जाए, तो वो क्या है? एलर्जी। होता क्या है एलर्जी को? हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एक चीज होती है एंटीजन, दूसरी होती है एंटीबॉडी। एक एंटीजन हमने वो पढ़ी है अभी जो आरबीसीज के ऊपर पढ़ी हुई है, और उसके रिस्पॉन्स में जो एक अपोजिट एंटीबॉडी वो नॉर्मली प्रेजेंट है। एक चीज है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मुदाफती निजाम होता है। मुदाफती निजाम तो समझते हैं ना किसको कहते हैं? वो निजाम जो हमें बीमारियां होने से बचा रहा है उसको मुदाफती निजाम कहते हैं। इंग्लिश में उसको मेडिकल में क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। अब जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इसका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना, सही है? एलर्जी वाले केस में हम एंटीजन किसको कहते हैं? वो चीजें जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट का विनोम हो, चाहे वो कुछ भी हो, बाहर से जो चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बन रही है, उसको हम क्या कह देते हैं? एंटीबॉडी। ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल इंसान के अंदर ये नहीं हो रहा होता, ये सिर्फ उसी बंदे को होगा जो एंटीजन से एलर्जी है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको डस्ट एलर्जी होती है, सुना वैसे शान? कभी सुने किसी को डस्ट एलर्जी? जैसे ही डस्ट में जाते हैं और नजला जुकाम सांस होना शुरू हो जाता है। क्यों होती है? अब देखो उस बंदे के अंदर डस्ट चली गई, डस्ट क्या हो गई? उसकी एंटीजन है। उसकी बॉडी इस तरह की हो जाती है कि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो समझता है कि ये तो कोई नुकसानदेह चीज आ गई है, इसको मारना जरूरी है। जब इसको मारना चाहेगा तो क्या करेगा? इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। ये वाली एंटीबॉडीज इन एंटीजन से लड़ेगी और लड़ने के रिस्पॉन्स में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स आते हैं? बंदे को बुखार हो सकता है, सांस का मसला हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, भूख लगना कम हो सकती है, कुछ जिस टाइप की एलर्जी होगी उसी टाइप का सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। सिम्टम किसको कहते हैं? इलामात आना शुरू हो जाएंगे। समझ आइए क्या हो रहा होता है? एलर्जी हमारी बॉडी गलती से ये समझ लेती है कि ये चीज जो हमारी बॉडी के अंदर आई है ये नुकसानदेह है, असल में वो नुकसानदेह नहीं होती। अब इतनी डस्ट है हमारे एनवायरनमेंट में, वो इतनी डस्ट हमारे अंदर जा रही है, हम तो नॉर्मल फिर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिस बंदे को डस्ट एलर्जी होगी उसके लिए जीना भी अजाब हो जाता है। जैसे ही डस्ट एलर्जी होगी, एंटीजन उसकी बॉडी में गया, फौरन से बॉडी को पता चला कि ये तो एंटीबॉडी बनानी है मैंने इसके खिलाफ। जैसे ही एंटीबॉडी बनेगी तो रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम एलर्जी कहते हैं। ये जो रिस्पॉन्स है ये क्या है? हाइपर सेंसिटिव है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, सेंसिटिव मतलब हसास। जिस बंदे को एलर्जी होती है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कुछ चीजों के लिए, उसकी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है जो कि नॉर्मल इंसान में नहीं होता।
ठीक है, इसको एलर्जी कहते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। अब उसने एलर्जी की जो आगे साइन और सिम्टम्स बताए कौन कौन से होते हैं कि जो पेशेंट आएगा उसके अंदर कौन कौन सी इलामात होंगी। अगर आई के ऊपर है तो कौन सी इलामत देगा, स्किन के ऊपर है तो क्या होगा, आंख में है तो क्या होगा, वो सारी डिफरेंट उसने एक पूरी लिस्ट बनाई है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके पेपर में आ सकता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी क्या क्या है बच्चों? सबसे पहले उसने नोज का लिखा है। उसने कहा है अगर नोज में इन्फेक्ट हो गई है ना, हमारे अगर नोज एलर्जी हो गई है किसी चीज से तो क्या हो जाता है, रिनाइटिस हो जाता है। रिनाइटिस क्या होता है, बेसिकली जो हमारी नाक के अंदर की मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग हो ठीक है। अब जब आप खुद महसूस करके देखो, अंदर से जब नोस्ट्रिल जो है वो स्वेल हुए हैं तो सांस लेने में तो मसला होगा। तो वो क्या है, बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है किसी चीज की वजह से। दूसरा उसने लिखा है बच्चों साइनसिस। अब ये इसमें एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है, हमारी जो स्कल अल्लाह ताला ने बनाई है ना, उसके अंदर कहीं कहीं सुराख रखे हैं अल्लाह ताला, उनको हम साइनसिस कहते हैं। क्यों रखे हैं? एयर के पास होने के लिए, सही है, इसमें से एयर पास करनी होती है। जब ये साइनसेस बंद हो जाते हैं ना तो सर में दर्द, आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर लोगों को सर में दर्द करता है। साइनसेस क्या होते हैं, हमारी बॉडी के स्कल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन सुराख के थ्रू क्या हो रही होती है, एयर पास कर रही होती है। जब ये साइनसेस बंद होते हैं ना, एयर जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। जब वो बाहर नहीं निकलती, वो बाकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर जोर डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। सर दर्द को क्या कहते हैं? हेडेक। टांग के अंदर हेडेक हो सकते हैं? क्यों क्यों नहीं हो सकता? हेड में होगा फिर, टांग के अंदर कोई हेडेक नहीं होगा। ठीक है, समझ आएगी क्या है? स्कल के अंदर हमारे छोटे छोटे सुराख है, एयर पास करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। लेकिन जब एलर्जी हो रही होती है बाज लोगों को, मोस्टली सर्दी के मौसम में, तो वो साइनसेस बंद हो जाते हैं। जब वो साइनसेस बंद होते हैं उसकी वजह से सर में दर्द होता है, क्योंकि एयर पास नहीं कर रही होती बाहर। फिर आगे है बच्चों आईज। ये साइनसेस का पढ़ लिया आपने। अच्छा, अब हम इसको कहेंगे क्या? सिनोसाइटिस कहते हैं इस वाली कंडीशन को, क्या कहते हैं? सिनोसाइटिस। फिर आगे आता है बच्चों आई के उसमें एक टर्म लिखी है उसमें कंजक्टिवाइटिस। क्या होता है कंजक्टिवाइटिस? हमारी जो आंख है ना, अगर ये जो आई बॉल पड़ा हुआ है और अंदर से आंख की वाली जो लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर पड़ी हुई है जो हमें नजर नहीं आती, मतलब ट्रांसपेरेंट सी लेयर पड़ी हुई है, ये स्वेल कर जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। ये जो लेयर है इसको हम कंजक्टिव कहते हैं। समझ आएगी? समझ आएगी? क्या होती है अनुमान? क्या होती है कंजक्टिवा? हमारी आंख के ऊपर एक लेयर पड़ी होती है। अगर ये स्वेल कर जाए तो क्या कहते हैं इसको? कंजक्टिवाइटिस। एक ये बात याद रखना, जहां पे भी TIS का लफ्ज आता है ना, इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन को शो करता है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? स्वेलिंग होती है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से।
कंजक्टिवाइटिस में भी अगर आप देखो तो एंड पे क्या आता है, PIS आता है। बेसिकली यहाँ पे आँख के ऊपर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर आगे है बच्चों एयरवेज। अब एयरवे हमारा क्या था, हमारे नोज और माउथ से लेकर लंग तक का जितना भी रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं, एयरवे कहते हैं। अब वो कहीं पे भी अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो सांस लेने में मसला होगा। फर्ज करो लेरिक्स के लेवल पे रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, लेरिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। पहले लेरिक्स का साइज जो था वो इतना, ठीक है, ये वाला डायमीटर था। अब जब और इन्फ्लेमेशन हो गई, जहां पे सारा क्या हुआ, फ्लूइड आके जमा होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन में बेसिकली फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये रास्ता इतना सा रह गया, हमें नॉर्मल हवा को गुजरने के लिए इतना रास्ता चाहिए था, अब वो बंद हो गया, कितना हो गया, कम हो गया, ठीक है। जब ये वाला एयरवे का रास्ता कम होगा तो सांस लेने में भी तो मसला होगा ना। तो ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस जो एयरवे के ऊपर आके इन्फ्लेमेशन कराते हैं किसी भी लेवल पे, वो क्या करते हैं, डिस्निया कॉज करते हैं। डिस्निया क्या होता है बच्चों, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल को कहते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, सांस मुश्किल से आएगा। समझ आइए, एयरवे में किसी भी लेवल पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो एयर को गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता। जब रास्ता नहीं मिलेगा, हवा अंदर नहीं जाएगी, हवा बाहर नहीं निकलेगी, तो सांस लेना भी मुश्किल होगा हमारा। फिर आगे है बच्चों एयर्स। एयर्स किसको कहते हैं, नाक को, कान, ऐसे में बेहोश हो जाती है नाक में। एयर्स के अंदर बच्चों एक ट्यूब पड़ी होती है, यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं जिसको, इसके अंदर लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर। बेसिकली इस ट्यूब में क्या होता है, फ्लूइड पड़ा होता है, लेकिन वो फ्लूइड जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है। पूरा एक जो कान के अंदर का सिस्टम है वो पूरे कान के सिस्टम के अंदर घूम फिर रहा होता है। लेकिन जब एलर्जी होगी तो क्या होगा, वो फ्लो रुक जाएगा, फ्लूइड क्या होगा, एक ही जगह पे आके अकोमोलेट कर जाएगा, जमा हो जाएगा। जब फ्लूइड जमा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन अगर हो जाती है यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर या एयर के अंदर तो क्या होगा, सुनने में मुश्किल होगी। दूसरा, बैलेंस में मुश्किल हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो कान है ये आपके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। मैं अगर खड़ी हूँ ना तो सीधा खड़ी हुई हूँ तो इसमें मेरे कानों का किरदार है। अगर हमारे जो ये यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर फ्लूइड पड़ा है, इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है ना तो हम लड़खड़ा के चले, सही है। फिर आगे बच्चों उसने लिखा है स्किन। स्किन के अंदर उसने कुछ टर्म्स लिखी है जैसे रैशेस, एक्जिमा और हाइव्स। इस सारी स्किन पे एलर्जी के टाइप्स हैं जिसके अंदर स्किन के ऊपर क्या होता है, रेडनेस हो जाती है। अक्सर देखा होगा आपने ऐसे छोटे छोटे रेड कलर के दाने बन जाते हैं। एक्जिमा में क्या होता है, रेड कलर के दाने तो बनते हैं, साथ में स्किन जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाती है। जिस एरिया पे एलर्जी भी होगी ना, वो एरिया को आप टच करके देखो तो वो गर्म होगी। स्किन पे टेम्परेचर देने का तरीका क्या होता है, किन दो फिंगर से लेते हैं, इन दो फिंगर से लेते हैं और हमेशा ये वाली साइड रखते हैं, डोर्सल वाली सरफेस रखते हैं, ये ऐसे पर टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। फिर आगे है बच्चों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कौन सा है हमारा, ऐसे तो ना करो,
कंडीशन? अभी सुबह तो पढ़ा है हमने, जो स्टमक और इंटेस्टाइन मिलके पूरा जो ट्रैक बन रहा है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर एलर्जी हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? वोमिटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ब्लोटिंग क्या होता है? खट्टी डिकारिया है। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कहाँ कहाँ आते हैं? नोज पे आ सकते हैं, साइनसिस के लेवल पे आ सकते हैं, आई में आ सकते हैं, हेयर में आ सकते हैं, स्किन पे आ सकते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आ सकते हैं। इसके अलावा एयरवे में आ सकते हैं। जहाँ पे भी आएंगे वहां पे आके डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स देंगे। वो हमने पढ़ लिए हैं कि अगर आँख पे होगा तो कौन सा सिम्टम आएगा, नोज में होगा तो कौन सा सिम्टम आएगा, एयरवे में होगा तो क्या होगा काशिफ? अगर एयरवे में इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा? सांस लेने में मसला होगा। ठीक है, आगे बच्चों क्या पढ़ना है हमने? टाइप्स ऑफ एलर्जी पढ़ना है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एलर्जी बच्चों मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है, टाइप डिपेंड उसी पे करेगी ना जिस चीज से बंदे को एलर्जी हो रही है। फर्स्ट करो डस्ट से हो रही है तो डस्ट पे डिपेंड करिए, डस्ट एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। वो किसी पोलन से हो रही है तो वो पोलन एलर्जी होगी, किसी इंसेक्ट से हो रही है तो वो इंसेक्ट की एलर्जी होगी। तो मतलब कि हम नाम की बेस पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह की एलर्जी, पार्टिकल की बेस पे डिसाइड कर लेते हैं। जो पार्टिकल एंटीजन बन के हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है हम उसी की बेस पे उसको नाम दे देते हैं कि ये वो वाली एलर्जी है। अच्छा, सबसे पहले है बच्चों इन्वायरमेंटल एलर्जी। इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? माहौल। माहौल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो डस्ट हैं कि चाहे वो एनिमल से हमारे अंदर जा रहे हैं, जितने मर्जी से जा रहे हैं, या चाहे वो पोलन हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स बिमोम है। इंसेक्ट बिमोम क्या होता है? काशिफ क्या होता है? किसी भी जो इंसेक्ट्स हैं उनके जहर को कहते हैं। जैसे मच्छी के अंदर एक जहर है ना जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, तो वो उसका क्या है? बिनोम है। बिनोम का मतलब जहर होता है। ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों? इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है ना, हमारे माहौल के अंदर मौजूद है। इसलिए कि क्या होगी हमारी, अगर इन चीजों से किसी को एलर्जी हो रही है तो वो क्या होगा? इन्वायरमेंटल एलर्जी होगी उसको। फिर आगे उसने इसी की टाइप्स आगे बता दी हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है। एयरबोर्न पार्टिकल आ सकते हैं, हवा के अंदर जो भी ज़रात हैं वो हो सकते हैं, या पोलन हो सकते हैं। पोलन क्या पढ़ा था हमने कि फूल के अंदर वो वाला पार्टिकल जिसके जरिए से जिसकी जो फर्टिलाइजेशन होनी होती है ना, एक पोलन जाके दूसरे पोलन पे गिरता है तो वहां से एक नया प्लांट बनता है। तो वो क्या है? वो क्या है? एंटीजन हो सकते हैं। हमारी बॉडी किसी को हो सकता है कि उसको पोलन से एलर्जी हो। फिर आगे आता है बच्चों इंसेक्ट बाइट और स्टिंग्स वगैरह, ये भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। ये सारी किसके अंदर आती है? इन्वायरमेंटल एलर्जी के अंदर आती है। फिर आगे उसने एक टाइप बताई है फिजिकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी। फिजिकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी। बाज़ दफ़ा बच्चों ऐसा होता है, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, हमारी नफ्सियाती बीमारियां कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा हो किसी बंदे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो ना, तो वो उसका सांस ऐसा लगता है कि सांस लेने में मसला हो रहा है। कभी किसी ने ऐसा केस देखा? बहुत ज़्यादा कोई टेंशन हो गया है तो बंदा ऐसा लगता है कि बस
उसका सांस रुकता है। तो बेसिकली वो एलर्जी, उसको एलर्जी हो रही है एक तरह से, उसकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है उस स्ट्रेस को, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, साइकोमेट्रिक एलर्जी। इसमें ये भी लिखा हुआ है कोल्ड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी इसके अंदर आता है, फिजिकल या साइकोमेट्रिक। अब फिजिकल अगर आप देखो तो कोल्ड एक फिजिकल फैक्टर है, सर्दी जो हो रही है वो फिजिकल फैक्टर है, वो हमारे ऊपर असर कर रही है। अगर आप लोग देखो तो सर्दी में कुछ लोग एलर्जी जो होते हैं उनकी नाक रेड भी हुई होती है, जुकाम हुआ होता है, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं और वो अंदर गुम हो जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं या फिर उनकी नाक लगती रहती है हर टाइम। नोटिस किया किसी ने कभी? मेरी एक दोस्त थी, जैसे ही सर्दी आती थी उसको जुकाम होता, जब तक सर्दी रहती थी उसको जुकाम होता। आपकी फैमिली में है किसी को एलर्जी किसी भी चीज से? ठीक है। अब ये टेम्परेचर का कोल्ड होना, पानी का ठंडा गर्म होना, किसी को, अक्सर लोगों को गर्म पानी से एलर्जी होती है, गर्म पानी से नहा लें तो खारिश हो जाती है, तो बेसिकली वो एलर्जी है। बॉडी के अंदर क्या हुआ है, जो बॉडी है उसने क्या समझा है कि ये जो गर्म पानी पी रहा है ये एंटीजन आ गई है, अब मेरे रिस्पॉन्स है। जब वो रिस्पॉन्स देता है तो एंटीबॉडीज बनाता है और एंटीबॉडीज एंटीजन से लड़ाई करती हैं, जिसकी वजह से हमें खारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। जेलिसी का क्या मतलब होता है? हसद करना। जेलिसी से भी एलर्जी हो सकती है, इसलिए एक दूसरे से हसद नहीं करना चाहिए। फिर आता है बच्चों आगे एनाफाइलेक्टिक एलर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाफाइलेक्टिक एलर्जी में पता क्या होगा, बंदे को एलर्जी हुई है किसी चीज से और विद इन सेकेंड या विद इन मिनट्स बंदे की डेथ हो जाती है। सही है, एनाफाइलेक्टिक। इसको हम एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं। एनाफाइलेक्टिक एलर्जी में क्या होता है या एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, कोई एलर्जन ने, जो एंटीजन है ना हम उसको एलर्जन भी कहते हैं, एलर्जन ने आगे एक्ट किया, बॉडी ने देखा कि ये बॉडी के अंदर आ गया, स्पोरल से इतने स्पीड में रिएक्शन होते हैं कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं सारी की सारी, और क्या होता है, बंदा शॉक में चला जाता है, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा होता। जब वो बंदा शॉक में गया तो उसके बाद डेथ हो जाती है। सही है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस को अगर रोकना हो तो फौरन के फौरन उसको ट्रीटमेंट देना होता है। अगर हम उसको थोड़ी सी भी देर कर देंगे तो बंदा हाथ से चला जाएगा। इसकी वजह से जो शॉक हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक। आपकी बुक में उसने लिखा है कि हो सकता है इंसेक्ट बाइट से हो सकता है, कोई इंसेक्ट काट गया आपको, या किसी भी फूड से हो सकता है, या किसी भी मेडिसिन से हो सकता है। इवन जिस बंदे को मूंगफली से एलर्जी है ना और वो मूंगफली खा ले, उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है या एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। सही है। फिर आता है बच्चों आगे साइटोटॉक्सिक एलर्जी। साइटोटॉक्सिक एलर्जी कौन सी होती है, उन चीजों की वजह से होगी जो हमने खा ली है। साइटोटॉक्सिक, ठीक है। फर्स्ट करो किसी बंदे को पीनट से एलर्जी थी, उसने खा ली है, अब वो जाके स्टमक खराब करेगी, इंटेस्टाइन को खराब करेगी, उसके नतीजे में होगा क्या, वोमिटिंग होगी, पेशेंट को ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा उसको।
या एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। सही है। फिर आगे आती है एक और इम्पोर्टेंट टाइप जिसको हम कहते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो ये वाले एनाफाइलेक्टिक एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होते हैं ना, इसको हम कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? फौरन जो है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का है, ये इमीडिएट होते हैं। जो अब हम पढ़ने लगे हैं वो कौन से हैं? डिलेड होते हैं। हमने शुरू में कहा था कि हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हमने कहा था जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो किस तरह से रिएक्ट करता है? एंटीबॉडीज बना, बताया था ना मैंने शुरू में। सो गए बच्चों, अभी तो ब्रेक करके आए हो। इम्यून सिस्टम क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है जो रिएक्ट करती है जाके एंटीजीन के साथ और उसको किल करने की कोशिश करती है। जब उसको किल करने की कोशिश करती है तो उसके नतीजे में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। जितनी भी टाइप्स हमने पहले पढ़ी है ना, सब में एंटीबॉडी बनती है। लेकिन अब जो हम ये वाली टाइप पढ़ने लगे हैं, इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती। खुद जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स दो तरह के होते हैं और बी सेल्स, उसमें से जो टी सेल्स हैं वो खुद ब खुद एंटीजन को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, इस एंटीजन को किल करने की कोशिश करते हैं। इसके नतीजे में भी डिफरेंट रिएक्शन देती है बॉडी, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। काशिफ, समझ आ रही है बातें? ठीक है। डिलेड क्यों कह देते हैं? ये वाले रिएक्शन होने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। फर्ज करो किसी बंदे को डस्ट पार्टिकल से अगर एलर्जी थी और उसकी ये वाली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना था उसके अंदर, तो आज अगर उसका एक्सपोजर हुआ है, आज आंधी चली है, डस्ट पार्टिकल उसके अंदर चले गए, तो हो सकता है कि वो अगले 7-8 दिन के बाद जाके एलर्जिक रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि वो डिलेड है। जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये टी सेल्स हैं, ये रिस्पॉन्स करने में टाइम लेते हैं। निशान, समझ आएंगी बातें? हाँ जी। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले हमने सिम्टम्स पढ़े हैं। कौन कौन से आएंगे? नोज के ऊपर आ सकते हैं जो एलर्जिक रिनाइटिस कॉज करवाएगा। फिर उसके बाद साइनसिस के ऊपर आ सकता है जो सिनोसाइटिस कॉज करवाता है। फिर उसके बाद किस पे आएंगे रिएक्शन? आइस के ऊपर। आइस पे अगर रिएक्शन आएगा तो क्या होगा? कंजक्टिवाइटिस होगा। PISI एंड में तो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एयरवे। एयरवे पे अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन आ जाएगी तो क्या होगा? डिस्निया हो जाएगा, डिस्निया हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। फिर अगर कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो हेयरिंग के अंदर मसला होना शुरू हो जाएगा। अगर एलर्जी का रिएक्शन हमारी स्किन पे आता है तो रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो हाइव्स होते हैं या एक्जिमा होता है। फिर उसके आगे हमने क्या पढ़ा था? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एलर्जिक रिएक्शन आ रहे हैं तो क्या होगा? वोमिटिंग होगी, ब्लोटिंग होगी और डायरिया होने का चांस होगा। सही है। फिर हमने टाइप्स पढ़ी हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? कौन कौन सी हैं? एनवायरमेंटल है, उसके अंदर क्या क्या आता है? कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एनिमल्स का डेंडर है, चाहे वो पोलन है, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर हमने दूसरी टाइप कौन सी पढ़ी है? फिजिकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी। फिर तीसरी टाइप हमने कौन सी पढ़ी है? एनाफाइलेक्टिक एलर्जी। एनाफाइलेक्टिक एलर्जी में बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, फौरन से बॉडी रिस्पॉन्स देती है, विद इन सेकेंड्स बंदे की डेथ हो सकती है। फिर आगे हमने क्या पढ़ा है? साइटोटॉक्सिक। ये एलर्जी उस किस्म में होगी जब हम कोई चीज
ऐसी खा लें जिससे हमें एलर्जी हो। फिर उसमें आखिरी हमने कौन सी पढ़ी है, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। उसके अंदर क्या होगा, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं या टी सेल्स हैं वो खुद ब खुद रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडीज नहीं बनाते। ये एमसीक्यू में आ सकता है, एलर्जी की ऐसी कौन सी टाइप है जिसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनती, कौन सी होगी, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, क्लास डिसमिस, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक।